So, very good evening, all dear friends. आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो टोटली इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है। और एज ऑल ऑफ यू नो, विद्रा टेक्नोलॉजीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से प्रोफेशनल प्रोग्राम इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप सब लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सीधे चलते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन। व्हाट इज एन इथेरियम ब्लॉकचेन? Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts and has its own cryptocurrency known as Ether. Ethereum एक decentralized platform है जो smart contracts run करता है, जिसपे जो मेन कंसर्न है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। इसका जो मेन इन्वेंशन है वो इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और ये बेसिक चीजें मैं समझता हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, बट इसको डिटेल में आज समझते हैं टेक्निकली इसके पीछे क्या पावर है और किस तरह से इसका इकोसिस्टम वर्क करता है। और इथेरियम प्लेटफॉर्म के पे जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज की जाती है उसे ईथर कहते हैं। फीचर्स ऑफ इथेरियम। इथेरियम के क्या फीचर्स है? अगर आप डायरी और पेन लाए हैं तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फोटो क्लिक भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारे लेक्चर, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फीचर्स क्या है? फर्स्ट वन इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इथेरियम के अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जुबान पे आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करते हैं। एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज के बीच में, दो मींस यू कह सकते हो कि विदाउट एनी इंटरमीडिएटर, विदाउट एनी मिडलमैन, दो पार्टीज के बीच में एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम जो ब्लॉकचेन पे डिसेंट्रलाइज्ड वे में कंडीशंस को मीट करते हुए एग्री किया गया है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। करेंसी, दे हैव ईथर्स बेस्ड ऑन ERC20 टोकन्स। इसमें एक करेंसी भी आपको मिलती है इथेरियम प्लेटफॉर्म की। अगर बात करें उस करेंसी को ईथर बोलते हैं, जो एक ERC20 टोकन है। अगेन इट इज अ सॉफ्टवेयर। इसकी ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट है। फास्ट ट्रांजैक्शन, माइनिंग स्पीड्स आर वेरी हाई एंड ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटेड इन 10 to 12 सेकंड्स। जहां पे ट्रांजैक्शंस, अगर बिटकॉइन की बात करें 10 मिनट्स में बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती हैं, वहीं पे इसकी जो ट्रांजैक्शंस है इथेरियम की बहुत फास्ट है और 10 to 12 सेकंड्स में वो कंप्लीट होती है। इसकी कम्युनिटी जो है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है। इथेरियम हैज एक्सटेंसिव डेवलपर कम्युनिटी सपोर्ट, क्योंकि इसमें सपोर्ट बहुत जबरदस्त है और डेवलपर्स के लिए ये डेवलपर्स का सबसे फास्ट और सबसे सिक्योर, सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म बन चुका है इथेरियम प्लेटफॉर्म। सिक्योरिटी, क्योंकि ये ETH जो हैश प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है, उस पर बेस्ड है। और इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इसकी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा हाई लेवल तक बढ़ाते हैं। इथेरियम इकोसिस्टम। इथेरियम इकोसिस्टम क्या है फ्रेंड्स? इथेरियम से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जब वो एक साथ मिलके जो वर्क होता है, और एग्जैक्टली ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको मिला के जो बनता है, दैट इज कॉल्ड इथेरियम इकोसिस्टम। Ethereum ecosystem consists of technologies that help enable decentralized browser and applications such as storage, dynamic communication and distributed computer. So this is called Ethereum ecosystem. Ethereum ecosystem में या Ethereum platform में एक बहुत ही important जो रोल है इस प्लेटफॉर्म का है, and that is called Swarm. Swarm बहुत सारे लोगों ने आज फर्स्ट टाइम सुना होगा, बट Swarm एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और ये किस काम आता है? ये जो इथेरियम ब्लॉकचेन है उसमें जो स्टोरेज का प्लेटफॉर्म है वो स्वार्म प्रोवाइड कराता है। ये जितने भी मींस रिकॉर्ड्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो स्वार्म के अंदर स्टोर्स होते हैं और फिर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किए जाते हैं। सो स्वार्म इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। विस्पर, विस्पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फ्रेंड्स, आप कुछ नई टर्मिनोलॉजी आज यहाँ पे सीख रहे हो, जैसे कि मैंने अभी कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिए हैं, स्वार्म हो गया, विस्पर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। कुछ टर्म्स हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आज यहाँ इथेरियम इकोसिस्टम के आप सारी टर्म्स को डिटेल में जानोगे। विस्पर क्या होता है? विस्पर इज एन आइडेंटिटी बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम। इट वाज डिजाइन्ड फॉर इजी एंड एफिशिएंट ब्रॉडकास्टिंग एंड लो लेवल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सो जो विस्पर है, यहाँ पे जो इथेरियम ब्लॉकचेन है उसको सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, और उस पे जितने भी डीडोस
अटैक्स होते हैं, उन अटैक्स को से बचाने के लिए विस्पर प्लेटफॉर्म का यूज होता है। और विस्पर प्लेटफॉर्म मींस इसी वजह से इथीरियम ब्लॉकचेन को बहुत ज्यादा सिक्योर ब्लॉकचेन माना जाता है एज कंपेयर टू अदर ब्लॉकचेन। और डेवलपर्स की ये वन ऑफ द पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है बिकॉज ऑफ दीज पावरफुल टूल्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे यूनिक, सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल जो फीचर है किसी भी इथीरियम प्लेटफॉर्म का वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एज ऑलरेडी स्टेटेड कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड ऑन इथीरियम्स ब्लॉकचेन। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं और इनके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। आपका जो भी प्रोग्राम, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखते हो और ब्लॉकचेन पे डिसेंट्रलाइज्ड वे में इसको पब्लिश किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन सी लैंग्वेजेज है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है? Contracts are compiled into bytecode on Ethereum virtual machine and deployed to Ethereum blockchain for execution. Friends, मेजरली सॉलिडिटी, जूलिया एंड वाइपर, तीन मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हालांकि और भी लैंग्वेजेस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं, बट ये तीन जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और इनमें भी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इस सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, काफी सिंपल है। आप भी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट कर सकते हो। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो इथीरियम वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे एक वर्ड आया ईवीएम, इथीरियम वर्चुअल मशीन, इसका क्या काम है? इथीरियम वर्चुअल मशीन इकोसिस्टम का वो पार्ट है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो सोर्स कोड है उसे कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझना चाहें तो सॉलिडिटी के अंदर जो आप कोड लिखते हो, जो प्रोग्राम राइट करते हो, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड लिखा जाता है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसे सोर्स कोड कहते हैं। और उस सोर्स कोड को जब कंपाइलर के थ्रू कंपाइल किया जाता है, कंपाइलर्स अगेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी भी सोर्स कोड को रीड करके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं ईवीएम के अंदर, इथीरियम ब्लॉकचेन मशीन, इथीरियम वर्चुअल मशीन के अंदर। इथीरियम वर्चुअल मशीन एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जो उसके बाद बाइट कोड को इथीरियम वर्चुअल मशीन के थ्रू डिप्लॉय किया जाता है इथीरियम ब्लॉकचेन पे एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये ओवरऑल सारा प्रोसेस है। और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें आप सबसे पहले आपको मोटी मोटी बातें यहाँ पे याद रखनी है। आपको यहाँ पे डेवलपर नहीं बनना, बट ये बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। तो आपको बेसिक बातें जो याद रखनी है वो क्या है कि सोर्स कोड सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, सोर्स कोड को फिर कंपाइल करके उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में, और बाइट कोड को ईवीएम के थ्रू डिप्लॉय किया जाता है इथीरियम ब्लॉकचेन पे एग्जीक्यूशन के लिए। एंड देन हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले लिखा जाता है, फिर उसे कंपाइल किया जाता है, कंपाइलर उसे कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद ब्लॉकचेन, इथीरियम ब्लॉकचेन पे उसको रन किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। सो डेवलपर्स कैन क्रिएट एप्लीकेशंस दैट रन ऑन ईवीएम यूजिंग यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सॉलिडिटी। तो किस तरह से सॉलिडिटी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेवलपर्स इन एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ईथर क्या, आप इसे समझते हैं? ईथर इज द प्राइमरी डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी ऑफ द इथीरियम प्लेटफॉर्म। सो इथीरियम प्लेटफॉर्म की जो मेन जो क्रिप्टो करेंसी है वो है ईथर। इसका जो मेन टेक्निकल नेम है वो ईथर है। इट इज ए ट्रांजैक्शनल टोकन। ये एक ट्रांजैक्शनल टोकन है दैट फैसिलिटेट्स ऑपरेशन ऑन इथीरियम। ऑल गैस प्राइसेस आर पेड इन ईथर। जितना भी गैस प्राइस पे होता है वो ईथर्स में होता है। अब आप समझ रहे होंगे ये ईथर में ये गैस प्राइसेस, ये सारी चीजें क्या है। आज ये सारी चीजें आप बहुत डिटेल में समझ पाएंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको लाइफ टाइम के लिए कि एग्जैक्टली ये प्लेटफॉर्म किस तरह से वर्क करता है। पूरी दुनिया कहती है कि अब ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, सब ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, सारा काम ब्लॉकचेन से होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा। आफ्टर ऑल कैसे परफॉर्म होगा, आज मैं वो बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तहसील में जाते हैं, तो तहसील में गवर्नमेंट का एक फी होती है। पूरे प्रोसेस को एक तरह से पूरे प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट आपसे फी चार्ज करती है, वो परसेंटेज में होता है। सेम इसी तरह से जब आप किसी भी एग्रीमेंट को, यहाँ इसको जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एग्रीमेंट्स हैं, इन एग्रीमेंट्स को जब आप एग्जीक्यूट कराते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पे डेवलप कराते हो ब्लॉकचेन पे, जब इनको,
तो यहाँ पे भी आपकी फी लगती है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड वे है, तो यहाँ फी किसी पर्टिकुलर ऑनर को ना जाके उस पूरे नेटवर्क को जाती है, उन सारे माइनर्स को जाती है जो उस एग्रीमेंट पे गवाह है, उस एग्रीमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट को यहाँ पे आपके लिए वेरीफाई कर रहे हैं। और क्योंकि आप खुद डेवलपर हो, क्रिएटर हो, तो वो फी आप यहाँ पे करते हो। इसके साथ साथ उसके बाद लाइफ में जितनी भी ट्रांजेक्शन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं, तो दो तरह की ट्रांजेक्शंस होती हैं, राइट ट्रांजेक्शंस एंड रीड ट्रांजेक्शंस। राइट ट्रांजेक्शंस की अगेन फी लगती है, तो जो भी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूजर यूज करेगा उसको गैस फी पे करनी पड़ेगी। तो वो कैसे गैस फी पे करते हैं, मिनिमम गैस फी क्या होती है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। और इनके लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है ईथर क्रिप्टो करेंसी। सो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला है, और क्रिप्टो करेंसी पे कौन सी क्रिप्टो करेंसीज का ज्यादा अच्छा फ्यूचर है, तो आप समझ पा रहे होंगे वो सारी क्रिप्टो करेंसीज जो अपना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म इस तरह का लेके बैठी हुई हैं, जैसे आपका इथीरियम हो गया। तो इन क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी कम्युनिटी यहाँ ऑटोमेटिकली ग्रो होनी है। जैसे 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 टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता रहेगा, जिस डिपार्टमेंट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आते रहेंगे, वो सब कहीं ना कहीं इथीरियम या ईथर क्रिप्टो करेंसी को उन्हें यूज करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी बन जाएगी। जिस तरह से आज हमारी मजबूरी है पेटीएम को यूज करना, गूगल पे यूज करना, फोन पे यूज करना, ऐसा ही आने वाला टाइम है कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनको उनकी फी पे करने के लिए गैस प्राइसेस जो होंगे वो सारे ईथर्स या इस तरह की जो भी क्रिप्टो जिस प्लेटफॉर्म ने प्रोवाइड करा रखी है उसका यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटकॉइन और ईथर में क्या डिफरेंस है। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है और ईथर भी एक क्रिप्टो करेंसी है। सो बिटकॉइन के अंदर जो एल्गोरिथम यूज होता है वो SHA 256 होता है, और ईथर के अंदर जो एल्गोरिथम यूज होता है वो ETH एल्गोरिथम यूज होता है। और बिटकॉइन जो है यूज्ड एज ए करेंसी फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, and ether used as a currency and for making decentralized apps. So जितनी भी decentralized apps है वो ether crypto से, ether currency से बनती हैं आज की डेट में। जितने भी decentralized organizations हैं, जो DAOs हैं, वो भी सारे ether को यूज कर रहे हैं। जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे ether को यूज कर रहे हैं। So Bitcoin was just a currency for transactions। वहां पे केवल ट्रांजैक्शंस के लिए उस करेंसी को यूज किया जा रहा था, लेकिन ईथर के आने के बाद एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हो चुका है और इसके यूजेस बहुत बढ़ चुके हैं। बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी टू compete अगेंस्ट फिएट करेंसीज एंड गोल्ड, बट मेनली ईथर किस लिए यूज होता है? ईथर का काम केवल करेंसी की तरह नहीं है, इट इज मेनली यूज फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आप माइंड में घुसा लीजिए कि ईथर मेनली यूज फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आज आपको बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ट्रांजैक्शन स्पीड बिटकॉइन की स्लोअर है और ईथर की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो मच फास्टर है। और बिटकॉइन का जो माइनिंग प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ईथर का लोअर गैस प्राइसेस है अगर कंपेयर किया जाए बिटकॉइन से। सो ये डिफरेंसेस मैंने बताए दोनों करेंसीज में। आगे अब मैं आपको गैस को समझाता हूं। पूरा इस स्लाइड में आप गैस से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर होंगे जो आपके पास जरूर होंगे, और नहीं तो जो फ्रेशर्स हैं उनके पास तो जरूर होंगे। कंफ्यूज होते हैं लोग गैस को लेके। सो गैस क्या है? व्हाट इज अ गैस? गैस इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड टू रन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्म अ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए या कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने के लिए जो कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, उसको मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे गैस कहते हैं। सो मींस किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और उतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट होगी तो उतनी ज्यादा गैस फीस लगेगी। इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा छोटा लिखा जाता है। ज्यादा बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन और ज्यादा गैस फी। तो अपने लाइफ में हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री के अंदर जाओ तो आपको उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर रीड करना पड़े तो आपको उसका गैस फी मेजर करना पड़े, तो आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि जितनी बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर, जितनी ज्यादा कंप्यूटेशन, उतनी ज्यादा गैस फी वो लाइफ टाइम आपको पे करवाएगा। इसलिए कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कराएं अपने किसी भी डेवलपर से, तो आपको माइंड में ये रखना है कि उसको क्लियरली यही बोलना है कि गैस फी को माइंड में रखना है फ्यूचर में, क्योंकि जैसे जैसे क्रिप्टो का रेट बढ़ेगा गैस फी
एज कंपेयर टू, अगर मैं कंपैरिजन करेंगे फिएट करेंसी तो आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी। इसलिए इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आपको डेवलप कराने हैं लाइफ में जहां पे गैस फीस कम से कम लगे। सो इट इज सिमिलर टू अ ट्रांजैक्शन फी फॉर एवरी ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन। सो अब इसमें दो तीन चीजें हैं गैस की अगर बात आई है तो, एक है गैस लिमिट और एक है गैस प्राइस और एक है ट्रांजैक्शन फी। ये तीन अलग अलग यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स आ चुके हैं, गैस लिमिट, गैस प्राइस एंड ट्रांजैक्शन फी। सो गैस लिमिट क्या है? द गैस लिमिट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस that a user is willing to pay for performing an action or confirming a transaction, a minimum of 21,000. आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। गैस लिमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब लिख रहे हो उसमें कितना गैस सेट करना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका जो है फास्ट जो है ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो। और मिनिमम इसकी लिमिट है 21,000। सो रिमेंबर 21,000 से कम गैस लिमिट के बिना आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। सो मिनिमम क्या है? 21,000 तो लगेगी, उससे ज्यादा आप कितनी भी गैस लिमिट रख सकते हो। गैस प्राइस क्या है? गैस प्राइस इज द अमाउंट ऑफ ईथर। गैस प्राइस का मतलब है अमाउंट ऑफ ईथर दैट द यूजर इज विलिंग टू स्पेंड ऑन ईच यूनिट ऑफ गैस। 21,000 गैस स्पेंड करना चाह रहा है और एक गैस पे कितना ईथर वो 0.0025 व्हाटएवर कि कितना वो आपका गैस प्राइस या कितना ईथर वो पे करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड गैस प्राइस। और ट्रांजैक्शन फी कैसे कैलकुलेट होती है? द ट्रांजैक्शन फी कैलकुलेटेड एज गैस लिमिट इनटू गैस प्राइस। सो गैस लिमिट इनटू गैस प्राइस इज द ट्रांजैक्शन फी। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, DApp, decentralized application क्या होते हैं? DApps are applications that run on a decentralized distributed peer-to-peer network and do not have a central authority controlling the application platform. So DApps again, जिस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होते हैं, इसी तरह से DApps भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होते हैं। और DApps कहीं ना कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब हम लिखते हैं तो हम DApps को क्रिएट करते हैं, मींस DApps को क्रिएट करने के लिए भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं। मींस वो सारी एप्लीकेशन जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और जो हमारी डेली क्लासेज में होता है, जो हम सिखाते हैं आपको डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन पीयर टू पीयर, उसको हम DApps बोलते हैं। देयर कोड आर ओपन सोर्स एंड ऑल यूजर कैन एक्सेस them irrespective of the region they reside in. The all DApps run on the blockchain network on top of smart contracts. So smart contract means DApp का मतलब है collection of स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपको पर्टिकुलर किसी कोई टास्क परफॉर्म करना हो तो आप एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो। सो इट मींस एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर लॉट्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डाओ क्या होते हैं? फ्रेंड्स, ये दुनिया बहुत स्पीडली चेंज हो रही है। अब डाउस का जमाना आ गया है, मींस अब कंपनीज भी डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, अब ऑर्गेनाइजेशंस भी डिसेंट्रलाइज हो रही हैं। सो डाउस आर इंटरनेट बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर फुल्ली डेमोक्रेटाइज्ड एंड हैव नो हायरार्किकल मैनेजमेंट। नॉर्मली अगर आपने अभी तक देखा होगा, एक कंपनी क्या होती है? कंपनी के अंदर एक ओनर होता है, फिर सीईओ अपॉइंट करते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद एक पूरी हायरार्की होती है, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके नीचे वर्कर्स होते हैं। इस तरीके से एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। बट ब्लॉकचेन ने इस दुनिया को बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज्ड कर दिया, जहां पे क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई किसी का बॉस नहीं है, वहां पे कोई किसी का जूनियर नहीं है, आपस में लोग कनेक्ट हैं, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है और उन्हें कोई पर्टिकुलर बॉस सैलरी नहीं दे रहा या ऑर्डर नहीं दे रहा। दैट आर कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। और आगे आने वाला जमाना इसी का है। DAOs आर डिजाइन टू होल्ड अ कॉमन असेट एंड यूज अ वोटिंग सिस्टम टू यूटिलाइज दीज असेट्स। ये वोट, यहाँ पे एक तरह से जितने भी असेट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए वोटिंग सिस्टम का यूज होता है। DAOs exist entirely on blockchain and are governed by the consensus protocol embedded into smart contract। और ये मतलब पूरी तरीके से
ब्लॉकचेन पे ही एग्जिस्ट करते हैं और इनको गवर्न कौन करता है? ये ऑटो मोड में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, एक तरह से मशीन्स के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। मींस टोटली ये आर्टिफिशियल एक बॉडी हो चुकी है, एक ऐसी बॉडी है जो 100% डिसेंट्रलाइज है, जिसमें कोई मिडल मैन या कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ये डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड व्यू में कंट्रोल की जाती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनीज को हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। फीचर्स क्या है? क्यों डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वर्ड इतना फेमस हो रहा है? इंप्रूव्ड स्टेबिलिटी, इससे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। हायर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, स्कैम्स के चांसेस बहुत कम है। एसेट मिस यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नेग्लिजिबल डाउन टाइम तो इसमें है ही नहीं। आप कभी नहीं सुनोगे कि सर्वर डाउन है, ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, कंपनी काम नहीं कर रही, लॉकडाउन लग गया, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। ये सारी चीजें आने वाले टाइम में खत्म हो जाने वाली हैं जब डाउ 100% इंप्लीमेंट हो जाएगा। नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, किसी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, इन्वॉल्वमेंट की इसमें जरूरत नहीं है। एंड एनहांस्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये अभी कुछ टॉपिक्स हमने जो अभी कवर किए हैं वो रिलेटेड हैं हमारे इथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम से। अब 5 मिनट का टाइम और लूंगा, इसके बाद एक और ब्यूटीफुल सी लेक्चर रिगार्डिंग फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास आने वाला है। आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी में आज बहुत हेल्प मिली होगी। अब मैं प्रैक्टिकली आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना बता रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम लगेगा। डायरी और पेन की जरूरत अगर आपको है तो आप नोट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें किसी मैं कोई क्रिप्टो करेंसी या टोकन क्रिएट नहीं कर रहा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो नॉर्मली आप यूज करते हो। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूं। आप जरा ध्यान से हमारे साथ बने रहिए और आपको लास्ट तक बने रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास जाने वाली है आज की, और डे बाय डे हमारी क्लास जो है इंपॉर्टेंट होती रहेंगी। जो इन क्लासेस को मिस करेगा, नेक्स्ट क्लासेस में डेफिनेटली उनको बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, उन्हें हमारी वीडियोस हमारे चैनल पे जाके फिर पूरा देखना पड़ेगा। तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें हमेशा हमारी इस फ्री एजुकेशन कैंपेन के अंदर, हमारे इस फोरम के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगेन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको सीधा ले जाता हूं मैं अपनी स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं आज हाउ टू राइट अ सॉफ्टवेयर यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप किस तरह से सॉफ्टवेयर लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। फ्रेंड्स, हमारी एकेडमी का नाम है विद्रा एकेडमी। सो विद्रा एकेडमी के नाम पे ही मैं आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट करके बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, टेक्निकल पार्ट आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन बेसिक पार्ट जरूर समझ में आएगा। मैं एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूं सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो यहाँ पे मैंने property.sol एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइल क्रिएट की है और मैंने कोड पहले ही रेडी किया हुआ है ताकि मुझे टाइम ना लगे। तो मैं अपना कोड यहाँ पे निकाल लेता हूँ और उस कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको कोडिंग यहाँ पे नहीं सिखा रहा। रिमेंबर, मैं आपको कोई कोडिंग नहीं सिखा रहा, क्योंकि कोडिंग सीखने के लिए आपको हमारी स्पेशल क्लासेस जो काफी टाइम जिसमें लगता है, आपको टोटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखनी है तो उन्हें एनरोल करना पड़ेगा। बट मैं आपको यहाँ पे कोडिंग ना सिखा के आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे डेवलप होता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या महत्वता, क्या इंपोर्टेंट आने वाले टाइम में होने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये रन होंगे। सो मेरा ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने इस फाइल को सेव किया। सॉरी,
सो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी मेटामास्क जैसे किसी वॉलेट की, जो इथेरियम बेस्ड वॉलेट हो। तो मैं अपना मेटामास्क ओपन कर लेता हूं, क्योंकि रन करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसी ना किसी वॉलेट की। ये मेरा मेटामास्क वॉलेट है। यहाँ पे आप देखिए मेरा जो वॉलेट बैलेंस है वो है 1.5755 इथीरियम। तो इस वॉलेट से फी डिडक्ट होगी जब मैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा, जब मैं कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करूंगा तब भी यहाँ पे फी डिडक्ट होगी। मैंने बताया था दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, राइट ट्रांजैक्शन एंड रीड ट्रांजैक्शन। राइट ट्रांजैक्शन में फी डिडक्ट होती है और रीड ट्रांजैक्शन में कोई फी डिडक्ट नहीं होती। मीन्स जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आप राइट फंक्शन परफॉर्म करते हो, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो फीस लगती है। जब आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो कोई फीस नहीं लगती। और यहाँ पे आपको यस, अब मैं इसे कंपाइल करने जा रहा हूं। कंपाइल प्रॉपर्टी डॉट एसओएल। मैंने कंपाइलर से इसको, ये मेरा सोर्स कोड था और मैंने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद ये कंपाइल हो गया और एक बाइट कोड यहाँ पे क्रिएट हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा बाइट कोड स्क्रीन पे। सो बाइट कोड का मतलब है कि अब ईवीएम इसको डिप्लॉय कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। और इसके लिए मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे मेटामास्क से, और मैं इसे मेटामास्क से कनेक्ट कर रहा हूं। थोड़ा सा यहाँ पे Web3 आई थिंक कुछ टेक्निकल छोटी सी इसमें प्रॉब्लम हुई है, मैं उसे रिजॉल्व करता हूं। फ्रेंड्स, जब हम कोई कोडिंग वाला काम करते हैं या टेक्निकल काम करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम करती हैं, जिसमें हमें कुछ टाइम लगता है। बट आई थिंक ये रिजॉल्व हो चुका है। अगेन मैं इसे कंपाइल करता हूं और यहाँ पे मैं नो, इसमें कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैं अगेन आपको दोबारा से पूरा प्रोसीजर एक सेकंड में दिखाता हूं। मैंने एक नया वर्कशेप क्रिएट किया। यस, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, आई क्रिएटेड न्यू वन। इट इज, you can say, withdraw 1 2 3 and then okay। अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स पे गया मैं और मैंने यहाँ पे किया सॉलिडिटी, सॉरी, प्रॉपर्टी डॉट एसओएल। मैंने कोड यहाँ से प्रॉपर्टी का कॉपी किया और ये कोड मेरा पहले से लिखा हुआ है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये मेरा कंपाइलर सेलेक्ट हो गया, मैंने इसे कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद अब आती है डिप्लॉय की बारी। यहाँ पे डिप्लॉय में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, इसको चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है मेटामास्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मेटामास्क से कनेक्ट होते ही ये डिप्लॉय हो जाएगा और इस पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, मीनवाइल मैं इसको लीव करता हूँ और अगेन आपको यहाँ पे
दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये ऑलरेडी एक हमारा पहले ही बना हुआ है, इसको मैं करता हूँ deploy। ये भी नहीं हो पा रहा। सो फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें किस तरह से ट्रांजेक्शन्स होती हैं और वो ट्रांजेक्शन की किस तरह से फीस लगती है, कैसे डेप्लॉय होता है। तो ये हमारा सेशन अभी, ये लेक्चर हम यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे पोज करते हैं, लेटर ऑन रिज्यूम करेंगे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हमारे साथ हैं। और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से ERC20 टोकन आप क्रिएट करते हो, क्योंकि अब हमारे एक बहुत ही खास यहाँ पे आज प्रोग्राम होने वाला है, एक फाइनेंशियल एजुकेशन हम आपको देने वाले हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए मैं यहाँ पे हमारे मित्र और हमारे फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट हैं दीपक कुमार जी को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ, जो आज आपको एक बहुत अच्छी एजुकेशन देने वाले हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन। सो दीपक जी, मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ, आपको होस्ट बनाता हूँ और आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। वेलकम दीपक जी। नमस्कार सुरेश जी, कैसे? नमस्कार सर, बहुत अच्छे सर। वेलकम इन दिस आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, मेरे तो कई लेक्चर हो चुके हैं हमारी जी इस जी। एकेडमी पे, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने जो टैलेंट है उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा ज्ञान हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स कहूँ या फ्रेंड्स कहूँ, हमारी कम्युनिटी को दें। थैंक यू वेरी मच। जी मेरी आवाज आ रही है? यस, वेरी क्लियर। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने एक तो इतना अच्छा ये सब प्रोग्राम शुरू किया है। मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ी आवाज की इश्यू हो सकता है आज। नो प्रॉब्लम, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। तो नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि अब हम फाइनेंशियल एजुकेशन पे वर्क करने वाले हैं आगे, और जो मुझे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आज का जो है, आज मैं बेसिक चीजें सिर्फ क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। आगे चल के लेक्चर में हम फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, सब चीज़ों से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा बात शुरू करते हैं। तो मैं अपनी शेयर स्क्रीन करता हूं पहले। तो सुरेश यस जी, दीपक मेरी जी। स्क्रीन शेयर हो यस रही यस, है? हाँ आपकी स्क्रीन दिख रही है। अब आप स्लाइड शो में जाके डायरेक्ट स्लाइड शो स्टार्ट कीजिए। स्लाइड शो, फिफ्थ मेन्यू। यस, फ्रॉम बिगनिंग। यस, प्लीज कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ क्रिप्टो के फंडामेंटल बेसिक चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे, और हमें इसको बहुत ही शॉर्ट रखना है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ। इनको डिटेल में हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्रिप्टो की एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। तो इसका बेसिकली अगर मैं कुछ ही लाइन में आंसर दूं, तो हमें हर उस एजुकेशन की जरूरत होती है जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकती है, और जिससे हमारे फ्यूचर को कुछ फायदा हो सकता है, या जिससे हमारे प्रेजेंट को कुछ फायदा हो सकता है, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे फैमिली इशूज हो, चाहे हमें हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ उसका इम्पैक्ट हो रहा हो। तो हमें हर उस चीज पे ध्यान देना चाहिए जो हमको या हमारी फैमिली को या हमारी सोसाइटी को किसी भी तरीके से काम आए। तो इसमें एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न।
अब बात करते हैं क्रिप्टो की एजुकेशन की हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्रिप्टो की एजुकेशन की हमें रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिसको आप पसंद कर सकते हैं या नापसंद कर सकते हैं, बट यू कांट इग्नोर। और अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो बिलीव मी, आने वाले फ्यूचर में आपको इसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और आपको फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग हो सकती है कि अभी भी बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं कि काश हमने उस टाइम पे बिटकॉइन ले लिया होता, या इथेरियम ले लिया होता, या लाइटकॉइन ले लिया होता, और आज हम अच्छी पोजीशन में होते। लेकिन कभी भी हमें इस चीज पे बिलीव नहीं करना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ। पास्ट में नहीं पता था किसी को, बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, बहुत सारी चीजें थी दुनिया में चल रही थी। लेकिन अगर आप अब भी इग्नोर करते हैं समझने के बाद, तो ये समझ लीजिए कि आपको इसका नुकसान हो सकता है, और फिर आप इसमें किसी और की गलती नहीं होगी। तो अब हम क्रिप्टो एजुकेशन, मतलब मैं सिर्फ आप इसको इसी चीज पे लिमिटेड रखना चाहता हूँ। बाकी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है, क्योंकि हर चीज ब्लॉकचेन से और क्रिप्टो से आने वाले फ्यूचर में लिंक्ड होने वाली है। तो कल को कोई भी बिजनेस भी आपको करना है तो भी आपको क्रिप्टो की नॉलेज होनी जरूरी है। क्योंकि अगर आपका जैसे 2000 के आसपास इंटरनेट का चीजें थी, जो लोग इंटरनेट से नहीं जुड़े उनके बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स आई थी, तो वही चीज अब आने वाले टाइम पे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से लिंक्ड है। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसपे आपके बिजनेस रन होंगे, और क्रिप्टो वो टेक्नोलॉजी है जो पेमेंट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए हमें क्रिप्टो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो कृपया चीज़ों को सीरियसली लें, और अभी मैं बेसिक चीज़ें आउटलाइन करूंगा, आगे 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 आने वाले लेक्चर्स में हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि करेंसी क्या होती है। कि करेंसी का सिंपल मतलब ये होता है कि हम जिस चीज से कुछ चीज बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या हम उसके अगेंस्ट में कुछ चीजें ले सकते हैं। सिंपल टर्म्स में जिस चीज की कोई वैल्यू होती है और जिसको एक्सचेंज किया जा सकता है, उसको हम करेंसी बोलते हैं। तो पहले बार्टर सिस्टम होते थे जिसमें कि चीजों को एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु बाय कर सकते थे। उसके बाद सोने के, तांबे के कॉइन्स चले, बहुत सारी चीजें चलती गई। फिर पेपर करेंसी चली, कभी प्लास्टिक करेंसी हो गई, फिर पेटीएम आ गए, ऑनलाइन करेंसी हो गई। तो अब उसकी नेक्स्ट फॉर्म है क्रिप्टो करेंसी। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि ये एकदम से सडन कोई नई चीज आ गई। ये आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से जिन चीजों से जिस चीज से हम कुछ बाय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका एक एक्सटेंशन है। तो हम बार्टर सिस्टम से हम क्रिप्टो करेंसी पे पहुंच गए। तो जरूरी नहीं कि फाइनल सिस्टम हो सकता है कि 20-25 साल बाद कुछ और सिस्टम आ जाए, लेकिन अभी के लिए ये इट्स प्रेजेंट। और ये वो चीज है जिस पे आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी का सिंपल मतलब ये है कि अब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फिजिकल आपके पास कुछ नहीं होगा, क्रिप्टिक चीज आपके पास होगी। तो करेंसी की क्रिप्टिक फॉर्म को क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, जो ब्लॉकचेन पे रन करती है, और जिसको पीयर टू पीयर आप ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी मीडिएटरी के। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है क्रिप्टो करेंसी का कि अब आपको किसी मीडिएटरी की जरूरत नहीं है। मीडिएटरी जैसे हम सिस्टम की बात करें तो इसमें बैंक्स हमारे मीडिएटरी होते हैं। ठीक है। तो अभी क्रिप्टो करेंसी का है कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्ट भेज सकते हो बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के। तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी जरूर होगी, वहां पे नोड्स होंगे, वहां पे वो रन होगा, लेकिन कोई मीडिएटर नहीं होगा, सिर्फ एक एडमिन एक्सेस होगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिटकॉइन क्या है। ये वैसे सुरेश जी आपको बता चुके हैं, तो और आप लोगों को भी अभी इतना पता है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि बिटकॉइन को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहली चीज जो आई थी वो थी बिटकॉइन। और बिटकॉइन ने ही क्रिप्टो करेंसी को इतना पॉपुलर किया है। और आज जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, या बिल गेट्स हो, या मार्क जुगरबर्ग हो, तो जो सब लोग बातें करते हैं तो वो बिटकॉइन की बातें इसलिए करते हो कि बिटकॉइन अभी तक, आप सिंपल ये समझ लीजिए कि बिटकॉइन क्यों इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीजों से। कि अभी तक जो भी पेमेंट का हमारे पास फॉर्म था, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो कॉमोडिटी हो, हर चीज को पैदा किया जा सकता था एक लिमिट के बाद भी। जैसे करेंसी अगर जरूरत पड़ती थी, कोई युद्ध का टाइम आ गया या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो और करेंसी छाप लेती है सरकार। गोल्ड है तो उसकी लगातार माइनिंग होती रहती है, ऑयल है उसको लगातार खनन करके निकाला जाता है। ठीक है। कॉमोडिटी है तो उसको पैदा किया जाता है। तो ऐसे करके अभी तक जितनी भी फॉर्म्स थी उनकी लिमिटेड सप्लाई नहीं थी, उनकी अनलिमिटेड सप्लाई थी, और उनको जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी हम माइन कर सकते थे।
लेकिन बिटकॉइन एक पहली ऐसी चीज फॉर्म हुई जिसकी लिमिटेड सप्लाई उसी दिन फिक्स कर दी गई थी जिस दिन वो जनरेट हुई। तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई की गई 21 मिलियंस, 2 करोड़ 10 लाख, जिसको कि पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि अगले 100 सालों में मैक्सिमम सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन पैदा हो सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जब वो मैक्सिमम सप्लाई हो जाएगी आने वाले सालों में, तो उसके बाद कोई नया बिटकॉइन पैदा नहीं होगा। और ये सब चीज आप सब लोग समझते हैं कि ये जिस चीज की भी वैल्यू बढ़नी होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करती है। तो जिस चीज की सप्लाई फिक्स होगी और डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उस चीज की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती जानी है। अगर गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ी थी तो उसका मतलब ये था कि उसकी डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होती है। अगर गोल्ड की अगर डॉलर की वैल्यू अगर हम देखें तो वो इस वजह से बढ़ती है क्योंकि डॉलर की डिमांड जो है वो रुपए के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ती है, इस वजह से डॉलर की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है और रुपए की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है। ऐसा नहीं है कि रुपए की वैल्यू हमेशा डेप्रिसिएट होती है, कई करेंसी ऐसी है जिसमें रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, जैसे आप वियतनाम की करेंसी लें या आप इराक की करेंसी लें तो उनके कंपैरिजन में हमारी करेंसी बहुत हाई है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होता है कि जिस चीज की करेंसी जिस देश में डिमांड उसकी बढ़ती जाती है उस देश में उसी हिसाब से उसका फ्लक्चुएशन होता है। तो जहां पे अब बिटकॉइन के साथ सबसे अच्छी या बुरी चीज आप इसके दोनों पहलू समझ सकते हैं कि इसकी सप्लाई फिक्स है। तो सप्लाई फिक्स है तो इसकी जब डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है ये आप सब लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिटकॉइन को यूज करती जा रही है, कोई पेमेंट के तौर पे, कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कोई सिक्योरिटी के तौर पे। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं नहीं बिटकॉइन 0 पे आ जाएगा, 100 रुपए पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डिमांड लगातार बढ़ रही है। अभी तो 1% लोग भी नहीं है जो बिटकॉइन को यूज करने वाले हैं दुनिया में, और सप्लाई फिक्स है तो सप्लाई विल नॉट इंक्रीज। तो इसका सिंपल मतलब यही है। तो इस पे आई थिंक दैट्स इनफ। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन, इस पे आई डोंट थिंक कि मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि सुरेश जी ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर्स में भी और हमेशा ये कर ही रहे हैं। तो ब्लॉकचेन सिंपल एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हर चीज के ब्लॉक बनाए जाते हैं और वो ब्लॉक एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और हर ब्लॉक में एक जानकारी होती है, और हर ब्लॉक की जानकारी दूसरे ब्लॉक से लिंक्ड होती है, और जिसी वजह से ये जो ब्लॉक्स की जो चेन बन गई इसी वजह से इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। अभी तक जो चीज होती थी वो जानकारी होती थी वो किसी सर्वर्स में होती थी, और वो सर्वर जो होते थे वो या तो इंटरकनेक्टेड होते थे या सेपरेट होते थे, लेकिन हर सर्वर में अपनी अपनी अलग अलग टाइप से जानकारी होती थी। तो मान लो किसी का डेटा इस सर्वर में है तो सिर्फ उस सर्वर को हैक करने से उस सारा डेटा निकाला जा सकता था। लेकिन ब्लॉकचेन का क्या है कि इसमें अगर एक नोड को अगर बीच में से डाला जाएगा तो पूरी ब्लॉकचेन इफेक्टेड हो जाएगी, या एक नोड को ऐड किया जाएगा तो सारी चेन इफेक्ट होगी। तो इस वजह से इसको हैक करना नियर टू इम्पॉसिबल है। मैं बिल्कुल इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकता, लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि नियर टू इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि नियर टू इम्पॉसिबल किस लिए वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसके लिए अगर कोई इतनी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी वो पूरे के पूरे नोड को ही अगर वो कंट्रोल कर सके तो वो हो सकता है, लेकिन ये मतलब इस तरीके से कि पूरी धरती खत्म हो जाए। तो इसी वजह से आप इसको नियर टू इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। तो ब्लॉकचेन के बारे में बस इतना ही, जो बाकी सुरेश जी बताते ही रहते हैं इसके बारे में। अब आगे चलते हैं क्रिप्टो एज अ बिजनेस। तो क्रिप्टो की दो, एक चीज तो मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो को पेमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। दूसरी चीज है कि क्रिप्टो एक बिजनेस के तौर पे हम यूज कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कल को आप कोई जैसे अभी आप फिलहाल पिछले 3-4 सालों में देखो, जब से खासकर डिमोनेटाइजेशन हमारे देश में हुआ तो लोग पेटीएम, गूगल पे, इन चीजों का यूज करने लगे। और अब हम देखें तो अगर आप 1-2 साल बाद का फ्यूचर देखें तो आप बिलीव करना कि आप ये जो हमारे नई पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है वो ये इमेजिन ही नहीं कर पाएगी कि आज से 10 साल पहले बिना पेटीएम के काम चलता था या बिना गूगल पे के काम चलता था, और लोग मतलब पैसों के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। इवन मैं खुद अपना बताऊं तो मुझे 10 साल हो गए एटीएम यूज करे हुए मुझे, और मतलब पिछले 3-4 सालों से तो मेरे पास हार्डली कैश होता है मेरे पास, और ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ सेम सिचुएशन होगी। तो
अब यही चीज क्रिप्टो के साथ होने वाली है, क्योंकि क्रिप्टो में ये पहले दिन से था कि इसको सेंड रिसीव किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज है, इसको वॉलेट में रखा जा सकता है, इसको पेमेंट के तौर पे किया जा सकता है, तो इसका पेमेंट सोल्यूशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो जब इसको बिजनेस के तौर पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो ब्लॉकचेन वाला फॉर्म है, कि हमने मान लो एक नॉर्मल बिजनेस कोई शुरू करना है, हमें ई कॉमर्स एक चीज शुरू करनी है, तो अभी तक क्या था कि एक वेबसाइट बनती है, एक ऐप बनती है, और उसमें नॉर्मल उसको वेब 2.0 पे अभी तक काम, पहले वेब 1.0 पे चलता था, अब वेब 2.0 पे काम चल रहा है। लेकिन अब वेब 3.0 का जो चीज है वो पूरी तरह डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन पे ही सारी चीजें अब आने वाली है, तो जो बिजनेस जो है वो वेब 3.0 पे जब आने वाले हैं तो वो बिजनेस काफी हद तक ऑटोमेट हो जाएंगे, और जो प्राइवेसी वाला जो प्रॉब्लम कंज्यूमर को आती है, वो वाली प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। अब आप उसी चीज की जानकारी मतलब मैं इसमें दो पॉइंट तरफ से और एक कंज्यूमर की तरफ से। तो बिजनेस की तरफ से फायदा क्या है कि वो अब डायरेक्ट कंज्यूमर से पहुंच सकते हैं बिना किसी इंटरमीडिएटरी के इन्वॉल्व हुए। और अगर कंज्यूमर की तरफ देखें तो कंज्यूमर का क्या फायदा है क्रिप्टो बिजनेस में इन्वॉल्व होने का, कि अब वो प्राइवेसी का सोल्यूशन नहीं है, उसको किसी बीच में किसी और ऐप पे थर्ड पार्टी को जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अब वो डायरेक्ट बिजनेस से कोई भी चीज खरीद सकता है, बेच सकता है, अपनी कोई भी जानकारी शेयर कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो इसका क्या है कि अब ये दोनों तरीके से एक फायदेमंद चीज है, ये विन विन सिचुएशन है। तो बिजनेस क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का जाने का फायदा ये, एक तो कॉस्ट कम हो जाता है, स्पीड फास्ट हो जाती है, ऊपर से डिसेंट्रलाइज हो जाता है, तो कभी डाउन टाइम जो एरर की प्रॉब्लम आती है, अभी जैसे कई बार अमेजोन बीच में ठप हो जाता है, कई बार आप देखते हो कि नेटवर्क गायब हो जाते हैं, या वेबसाइट रन नहीं कर पाती है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ये वेब 3 इसका सोल्यूशन है। तो वेब 3 पूरी तरह एक डिसेंट्रलाइज पे चीजें हैं। जैसे बैट का बहुत अच्छा उदाहरण है कि उन्होंने अपना जो ब्राउजर है वो शुरू से आज से 3-4 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज वेब ब्राउजर है, जिसपे आप ऐड भी वही, अगर आपको ऐड नहीं देखनी है तो आपको जबरदस्ती ऐड नहीं दिखाई जाएगी। जो कि अभी आपको अगर अभी जो ऑप्शन हमारे पास है कि यूट्यूब पे, अगर तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और फिर भी प्रीमियम लेने के बाद भी कंज्यूमर की शिकायत है कि उनको वो ऐड दिखाई जाती है जो उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप वेब 3 ब्राउजर पे काम करते हैं तो उस पे आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि वो मैनुअली चीज नहीं होती और मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता, वो आपके हाथ में होती है। वेब 3 का सबसे बड़ा फायदा ही, वेब 3 का क्या, पूरे ब्लॉकचेन सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंज्यूमर जो चाहेगा उसको वो ही मिलेगा, और जो चीज उसे नहीं चाहिए वो उसे नहीं मिलेगी। तो बिजनेस को अब वो कॉस्ट पे भी एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, अब वो डायरेक्ट, क्योंकि उसका जो कस्टमर होगा वो पहले से ही फिक्स होगा, और उस कस्टमर को पता होगा कि मुझे ये चीज खरीदनी है, और बिजनेस को पता होगा कि मुझे उस कस्टमर को ही टारगेट करना है। और कस्टमर ये चूज कर सकता है कि मुझे कौन सी ऐड देखनी है, या मुझे कौन सी चीज चाहिए, या मुझे कौन सी चीज नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, अगर इसको क्रिप्टो एज ए बिजनेस तौर पे हम यूज करें, जो कि हम आने वाले फ्यूचर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस पे हम विस्तार से आने वाले पूरे सेशन में लेने वाला हूँ, अभी मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। तो सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि आप बेसिक चीजें समझे, और आने वाले लेक्चर्स में इनको पूरी तरह चीजों को समझे कि बिजनेस में क्रिप्टो कैसे, एक छोटे से बिजनेस को क्रिप्टो की वजह से बड़ा बनाया जा सकता है। अभी जैसे कुछ टाइम पहले तक ये चीजें सिखाई जाती है कि कैसे इंटरनेट को आप यूज करके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करके आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब हम ये बताएंगे आने वाले लेक्चर्स में कि कैसे क्रिप्टो को यूज करके आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम यहीं पे रिज्यूम करते हैं। तो नेक्स्ट चीज है क्रिप्टो एज एन इन्वेस्टमेंट। ये वो चीज है जिसको ज्यादातर लोग क्रिप्टो में इस वजह से इन्वॉल्व हुए हैं कि क्रिप्टो को हम कैसे, क्रिप्टो से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। इवन मैं बात करूं तो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्रिप्टो को इस वजह से जानते होंगे कि उन्होंने उसमें पैसा कमाया होगा या पैसा गवाया होगा, या उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने पैसा कमाया है, कि जी पहले तो बिटकॉइन इतने का मिला करता था, आज बिटकॉइन इतने का है, 6 महीने पहले मैंने 20,000 रुपये लगाए, वो 1 लाख रुपए बन गए, मैंने भी बहुत पैसे कमाए हैं इसमें। तो
ये वो चीज है जिस पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों का, और बहुत सारे लोग के लिए ये सबसे प्राइम चीज है। और क्योंकि हम फाइनेंशियल एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं, तो हमारी एजुकेशन में ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि क्रिप्टो को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। उसका मतलब ऐसे नहीं कि क्रिप्टो सिर्फ खरीदा, आपने कोई भी कॉइन खरीद लिया और उसको बेच दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से, हर चीज की एक स्ट्रेटजी होती है। जैसे बिजनेस की एक स्ट्रेटजी होती है, ऐसे इन्वेस्टमेंट की भी एक स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके किसी दोस्त ने बताया कि उसको खरीद लो और वो बेच लो, उसमें ठीक है वो आपने एक जुआ खेल लिया या दोस्त की नॉलेज के साथ आपने वो कर लिया। लेकिन अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जानकारी लेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट समझेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज करेंगे, तो आप बिलीव में आप बहुत ये क्रिप्टो हुआ या फॉरेक्स मार्केट हुआ या स्टॉक मार्केट हुआ, आप किसी भी चीज में अगर इन्वेस्टमेंट को अगर आपने सीरियसली समझ लिया, आपने पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट समझ लिया, रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया, मनी मैनेजमेंट समझ लिया, साइकोलॉजी मैनेजमेंट समझ लिया, तो ये सारे पार्ट हैं इस पूरे चीज को समझाने के लिए। तो ये इसके ऊपर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कोर्सेज भी हमारे आने वाले हैं। तो अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली, तो आप चूज करेंगे कि आपको फाइनेंशियल फ्री कितने सालों में होना है। अभी आप देखो, ये चीज मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है या कितने लोग इस चीज को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया एक टाइम पे और फिर वो गवा भी बहुत जल्दी देते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हमारे पास पैसे कमा लिए हमने, ठीक है, पैसा तो आदमी जुए में भी कमा लेता है, लेकिन वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि पैसे कमाने के बाद क्या करना है। दो तरह की चीजें हैं कि एक तो पैसे कमाने से पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक पैसे आने के बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें दोनों चीजों पे फोकस करना है। तो कि पहले सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि आप कैसे पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कि कैसे पैसे जो आ रहे हैं उनको धीरे धीरे कैसे आपको एज ए इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके। जरूरी नहीं कि आपने 2 करोड़ रुपए कमा लिए और आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएं। ऐसे गलत फहमी बहुत सारे लोगों को होती है कि ज्यादा पैसा आने से हम फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन आपको नहीं पता इस 5 करोड़ के बाद आपको क्या करना है, तो यू आर नॉट फाइनेंशियल फ्री, यू जस्ट मेक 5 करोड़। और मतलब ये आपने पैसा कमा लिया, लेकिन उसके बाद यू डोंट नो। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जैसे किसी ने खेत बेच के भी पैसा कमा लेते हैं, किसी की प्रॉपर्टी बिकी है, किसी ने बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ था उसने बेच दिया, पैसे आ गए। किसी ने जुए में ही पैसे कमा लिए, किसी ने एक बिजनेस करा उसमें बहुत बढ़िया पैसा आ गया, किसी ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा उसका पैसा आ गया। लेकिन ऐसे लोग में से ज्यादातर आप देखोगे कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि उनके पास आज पैसा नहीं है। एमएलएम में बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि दे आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट। और इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें फाइनेंशियली लिटरेसी पे नहीं सिखाया जाता है। तो मेरा सबसे मेन फोकस इसी चीज पे रहने वाला है कि आप कैसे फाइनेंशियल लिटरेट हो, क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होंगे, आप बिलीव में कितना भी पैसा कमा लें, आप कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आज मैं देखो, आई एम नॉट फाइनेंशियली फ्री, बट आज मैं इतना जरूर इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि आज मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं कितना भी कहीं घूमूं, तो मेरे पास पैसा आता रहेगा। मैंने अपने आप को इस लेवल पे जरूर ला दिया है। ठीक है, ये चीजें मैं भी आपको आने वाले टाइम में सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कहीं भी दुनिया में घूमते रहें। इवन आप ट्रिप करेंगे और ट्रिप में जो पैसे खर्च होते हैं उससे ज्यादा आप जब ट्रिप से आएंगे उससे ज्यादा आपके पास पैसे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है कि आप एक दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे, मुझको बहुत वक्त लगा है। ठीक है, तो लेकिन कहने का मतलब ये कि आप धीरे 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 वहां पे पहुंच जाएंगे, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करेंगे और संयम रखेंगे। पेशेंस बहुत जरूरी है इस चीज में, और एजुकेशन लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि बिना एजुकेशन के तो आपको सिर्फ वही ज्ञान मिलेगा जो लोग जो बड़े लोग छोड़ जाते हैं, और उस ज्ञान से सिर्फ आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बहुत वेबिनार कोर्सेज हम स्टार्ट करने वाले, तो प्लीज स्टे अपडेटेड। अब बात आती है आगे, इन्वेस्टमेंट के बाद एक चीज है ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग वो चीज है जिसमें पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने एक चीज खरीदी और अगर मैं उसको फ्यूचर में ट्रेड या लिवरेज में मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, उसको मैं 7 दिन बाद बेच रहा हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट है, या 2 महीने बाद बेच रहा हूँ तो मैं वो इन्वेस्टमेंट है। नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी चीज को प्रॉपर आप समझ रहे हैं कि भाई हाँ, ये हमारी फ्यूचर में एक बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है, और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप आप उसमें पैसा डाल रहे हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म के तौर पे देख रहे हैं। उसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं होती, आप मोस्टली जो फोकस कर रहे हैं वो फंडामेंटल्स पे कर रहे हैं। ठीक है। जैसे बिटकॉइन में मतलब अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस हैं। आप सिंपल ये समझ लीजिए कि 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। या तो आप किसी चीज को बाय करें और उसको होल्ड करें और उस पर लगातार नजर रखते हैं। नजर रखना है प्रोजेक्ट पे, नजर वैल्यू पे नहीं रखना है। अगर आप वैल्यू पे नजर रख रहे हैं तो समझ लीजिए यू आर नॉट इन्वेस्टर। अगर आप डेली ये देख रहे हैं कि उसका प्राइस कितना घटा है बढ़ा है, तो यू आर नॉट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जो प्रोजेक्ट पे नजर रखता है कि मैं जहां पैसा लगा रहा हूं, जैसे मान लो गोल्ड में पैसा लगाया, गोल्ड की माइनिंग कितनी हो रही है, फंडामेंटली गोल्ड में क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे स्टॉक, किसी स्टॉक में आपने पैसा लगाया तो वो कंपनी क्या कर रही है, उसके फ्यूचर में क्या प्लान्स आने वाले हैं, उसकी बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, ये चीजों पे नजर होनी चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ऐसे क्रिप्टो में भी आपकी नजर प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, क्या नया आने वाला है, कौन सी ऐप लॉन्च होने वाली, इनकी कम्युनिटी कितनी ग्रो कर रही है। ठीक है। इन चीजों पे नजर रख के आप जो काम कर रहे हो उसका मतलब हुआ कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप किसी की प्राइस पे वैल्यू कर रहे हो और वो टेक्निकली देख रहे हो कि ये इससे नीचे गया तो ऐसे हो जाएगा, इससे ऊपर गया तो ऐसे हो जाएगा, आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये अगर आप कर रहे हो तो ये आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ट्रेडिंग, आई होप कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क समझ गया होगा। इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है किसी प्रोजेक्ट में, किसी चीज में। ट्रेडिंग जो होती है वो होती है वैल्यू के हिसाब से। ठीक है। कि आपने बाय किया और सेल किया तो वो होती है ट्रेडिंग। ठीक है। उसका सिर्फ आपने प्राइस पे फोकस करा है, उस पर आपने प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं किया है। ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड चीज होती है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने के लिए भी बहुत सारी नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग में, अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की जहां तक बात होती है, इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं थोड़े। एक होते हैं टेक्निकल पैरामीटर, एक होते हैं फंडामेंटल पैरामीटर। फंडामेंटल पैरामीटर वो ही होते हैं जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ठीक है। और टेक्निकल पैरामीटर वो होते हैं जिसकी वजह से हम वैल्यूएशन निकालते हैं किसी ट्रेड की, कि हमने इस पॉइंट पे खरीदना है, इस पॉइंट पे बेच देना, अगर ये इस पॉइंट से नीचे जाएगा तो ऐसे हमको इसको सेल कर देना है। ठीक है। पहले एक चीज और मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट जो चीज होती है उसमें कम वैल्यू जितनी होगी, मार्केट जितनी करेगी, आपको उसका इतना फायदा होता है। ट्रेडिंग जो चीज होती है उसमें कोई चीज सस्ती या महंगी नहीं होती है। ट्रेडिंग का मतलब जैसे मान लो कि एक मेरा एक पैरामीटर सेट है कि बिटकॉइन अगर 50,000 से नीचे जाता है तो मुझे सेल करना है, और वो ही 52 से ऊपर आता है तो मुझे बाय करना है। तो मैं 52 के ऊपर तो उसे बाय करूंगा और 50 के नीचे उसे सेल करूंगा। तो मेरे लिए वो सस्ता जो है वो 52 के ऊपर है, और महंगा जो है वो मेरे लिए 50 से नीचे है। तो ट्रेडिंग में उल्टा भी होता है कि मतलब ट्रेडिंग में सस्ती चीज महंगी हो सकती है और महंगी चीज सस्ती हो सकती है। जबकि इन्वेस्टमेंट में मुझे पता है कि वो चीज 49,000 पे तो मेरे लिए सस्ती है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को $3,000 का फायदा होना है। तो मैं ये वेट नहीं करूंगा कि वो 52,000 से ऊपर जाए। ठीक है। तो ये भी एक और डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिंग हमेशा शॉर्ट टर्म चीजों को देख के की जाती है, टेक्निकल पैरामीटर्स को देख के की जाती है। तो यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर सीखने की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको वक्त लगता है। ठीक है। पहले बेसिक सीखा जाता है, फिर डेमो पे उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की जाती है, लगातार इंडिकेटर अपडेट किया जाता है। तो एक दो मतलब 2-3 साल अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप एक इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आप 5-7 साल उस पर ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं तो आप एक बढ़िया एक्सपर्ट ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन हर चीज में वक्त लगता है। ठीक है। आप ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि 2-4 चीजें यहाँ से, मूविंग एवरेज सीखी, बॉलिंजर बैंड सीखा, ऐसे सीखा, और वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। और ट्रेडिंग क्या करने लगते हैं, वो दूसरों के अकाउंट भी लेने लगते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो एक बार बहुत पैसा कमा के और बाद में फिर सब सारा लॉस कर देते हैं। तो प्लीज आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। आप स्टेप बाय स्टेप, हम आपको ट्रेडिंग की नॉलेज देने वाले, कैसे कैसे चीजें सीखनी है। लेकिन हमेशा कभी भी अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है और आपको रियल में रिच बनना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, मुझे कुछ भी बताने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है और एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाना है तो प्लीज आपको स्लो चलना पड़ेगा, आराम से चलना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टिव चलना पड़ेगा। ठीक है। और आपको मतलब एजुकेशन को, आपको नॉलेज को लगातार बढ़ाना पड़ेगा आपको।
ठीक है। तो ये है क्रिप्टो ट्रेडिंग। इसके ऊपर भी हमारे कोर्सेज होने वाले हैं और ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। अगर आप 6 महीने प्रॉपर एक ट्रेडिंग का कर लेते हैं तो उसके बाद तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपने एक बार गाड़ी चलानी सीख ली तो आप जितना गाड़ी चलाते चले जाएंगे इतने आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। एक और पॉइंट है क्रिप्टो की माइनिंग। तो क्रिप्टो की माइनिंग जो होती है, माइनिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि खनन, कि हमें किसी चीज को पैदा करना है। तो क्रिप्टो में जो माइनिंग का रोल होता है वो होता है कि हमने तो यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो दो तरह के कॉइन्स होते हैं। एक कॉइन्स वो होते हैं जो कि फिक्स सप्लाई होती है, जिनकी की आप माइनिंग और नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, जैसे मान लो आपने लिंक कॉइन ले लिया या आपने डॉट कॉइन ले लिया। इनके क्या कर दिया कि आपने सप्लाई मान लो फिक्स कर दी कि भाई 1 बिलियन कॉइन है तो वो 1 बिलियन ही कॉइन है। लेकिन जो दूसरे कॉइन होते हैं उनमें माइनिंग कॉइन होती है, जैसे बिटकॉइन एक माइनिंग कॉइन है, इथेरियम एक माइनिंग कॉइन है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें माइन होते हैं कॉइन। हालांकि बिटकॉइन की भी मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है, बट क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क है, इसमें दो तरह कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। अभी तक जो है, आने वाले सालों में और भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। ठीक है। तो अब प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में क्या होता है कि वो मैक्सिमम कॉइन फिक्स होते हैं और माइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, माइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो भी वर्क करोगे उसके ऊपर आपको माइनिंग मिलेगी। इसमें जो बिटकॉइन में जो हैश रेट दिखाते हैं उसका मतलब होता है कि आपको इतना ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको इतने बिटकॉइन मिल जाएंगे। ठीक है। तो अभी जो मतलब आपका जो रेट चल रहा है वो 6.25 आपको बिटकॉइन मिलते हैं। तो ऐसे करके इसमें माइनिंग का जो रोल होता है कि आप बिटकॉइन पैदा कर सकते हो। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज होते हैं। तो इसके ऊपर भी हम आपको पूरी तरह आगे आने वाले टाइम में बताएंगे, मशीन्स भी आपको दिखाएंगे कि कैसे करके आप माइनिंग कर सकते हो। लेकिन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज होती है और इसके तो मैं पर्सनली माइनिंग को सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ तक नॉलेज के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए माइनिंग इज वेरी गुड ऑप्शन। अब आप बात करते हैं कि क्रिप्टो का प्रेजेंट क्या है। तो क्रिप्टो का प्रेजेंट ये है कि हम पहुंच चुके हैं जहां पे हम ये समझ सकते हैं कि अब क्रिप्टो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है और अब क्रिप्टो को खत्म तो नहीं किया जा सकता है। रेगुलेशंस अब धीरे धीरे अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से बन रही है। ठीक है। बहुत सारे देश बैन भी करेंगे, लेकिन बैन क्रिप्टो को नहीं किया जा सकता है। बैन कोई करेगा तो ट्रेडिंग को करेगा या माइनिंग को करेगा अपने अपने देश में। लेकिन जो इसके यूज केस हैं, और एक और चीज समझ लीजिए कि हमेशा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को या माइनिंग को ही बैन किया जाएगा। तो जहां पे अगर किसी प्रोजेक्ट को अगर हम क्रिप्टो से लिंक करते हैं, ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, तो हर कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है जिसने जो ब्लॉकचेन से दूर जा रहा है। हर देश ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। तो अल्टीमेटली जहां बैन भी होगा वहां भी कुछ टाइम बाद जो होगा वो बैन हटने ही वाला है। तो इसलिए हो सकता है कि 1-2 साल, 2-3 साल, जैसे 2018 में भी हमारे यहाँ पे आरबीआई ने ट्रेडिंग को बैन कर दिया था। तो लेकिन बाद में वो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो रेगुलेट कर दिया। तो अगर बाई चांस कोई चीज ऐसे होती भी है तो उससे आपको कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। वो आने वाले 2-4 सालों में वो वैसे भी हट जाएगा, क्योंकि जब जिस टेक्नोलॉजी पे हम वर्क कर रहे हैं, अगर उसी पे वर्क हो रहा है और बिजनेस उसी चीज पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर बड़े देश की गवर्नमेंट उस चीज में इन्वॉल्व हो रही है, तो वो अल्टीमेटली वो वैसे भी खत्म होना है। ठीक है। तो क्रिप्टो का प्रेजेंट अब ऐसा है कि हम इतनी आगे आ चुके हैं कि अब बिटकॉइन एक एस्टेब्लिश हो चुका है, ईटीएफ लॉन्च हो चुके हैं, कई जगह स्टॉक मार्केट में बिटकॉइन के फ्यूचर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। इवन कई कंपनी जो बिटकॉइन की माइनिंग और वॉलेट में इन्वॉल्व हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम क्रिप्टो में अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम यूज केसेस इसके बहुत सारे, क्रिप्टो फॉर्म में पेमेंट बहुत ही इजीली हो गई है कि अब हम क्रिप्टो पे जैसे सिंगापुर जैसे देश में भी आप उतरो तो आप क्रिप्टो से कोई भी चीज आप एयरपोर्ट से उतरते ही पेमेंट का सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब ये इतना एस्टेब्लिश हो चुका है कि अब आप इसको कैसे भी करके इग्नोर नहीं कर सकते। और आप ये बिल्कुल गलत फहमी मत पालिए कि अब इसको खत्म किया जा सकता है। और खत्म करने का इसका कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि हर देश को पता है कि अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइजेशन, वेब 3, ये सब चीजें हो ही रही हैं। अब आप देखोगे तो फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब लोगों ने अपना मतलब क्रिप्टो लिंक चीजें शुरू कर दी हैं। तो
मतलब मैं कहना चाहूंगा कि अब आपको इसमें किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, और आप इसको पूरी तरह इन्वेस्टमेंट के तौर पे या बिजनेस के तौर पे या पेमेंट सोल्यूशन के तौर पे जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहें, आप क्रिप्टो को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो प्रेजेंट के साथ साथ मैं फ्यूचर के बारे में भी बोल ही रहा था कि फ्यूचर जो क्रिप्टो का है, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें, बहुत सारी इनोवेशन अब आने वाली है। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया, स्मार्ट की करके एक प्रोजेक्ट है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो सोल्यूशन है, चाहे आपकी एम्बुलेंस हो, चाहे आपकी गाड़ियां हो, तो उनमें स्मार्ट की मतलब एनएफटी जो चीज होती है, एनएफटी के बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। नॉन फंजिबल टोकन होते हैं, ये इंडिविजुअल टोकन्स होते हैं और उनके पीछे कोई ना कोई चीज होती है। तो अब एनएफटी का सहारा लेके क्या किया जा रहा है कि ऐप, जैसे आपने देखा होगा सैमसंग की एक बाइक ऐप बनती है, तो ऐसे ही अब क्रिप्टो में ऐप्स बन रही है। तो उन्हीं ऐप से ही, जैसे उबेर है, ओला है, तो ये अब डिसेंट्रलाइजेशन एप्स बन रही है, और उसमें एक की होगी जिस वो की ही आपकी गाड़ी को मूव करने वाली है। या आप उस पर बहुत सारी चीजें चल रही है। जैसे अभी मेरे ख्याल से ब्राजील या किसी देश में उन्होंने टाई अप किया है, तो वहां पे जो एम्बुलेंस जो सेवा है, उसको स्मार्ट की से लिंक किया जा रहा है। तो वहां पे जो भी एम्बुलेंस को बुलाने का जो तरीका है, तो वो आप अपनी ऐप से बहुत ही आसानी से बुला सकते हैं। और कैसे उसको रूट वगैरह जो है, मतलब वो सारा मैपिंग, जो भी आप नॉर्मल अभी तक सिस्टम देख रहे हैं, चाहे वो मैपिंग का सिस्टम हो, चाहे वो पेमेंट का सिस्टम हो, चाहे वो कॉलिंग का सिस्टम हो, वो सारे अब जो हो रहे हैं, वो Web3 का यूज करके अब वो चीजें हो रही हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा आसानी से पीयर टू पीयर चीज हो जाएगी। मतलब अभी तक क्या होता है, जैसे एम्बुलेंस सिस्टम है, तो इससे सोशल चीज, मतलब सोशल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज चीज है। तो मतलब एम्बुलेंस भेजना है नहीं भेजना, ये मर्जी है हॉस्पिटल वालों की। लेकिन अभी जब डिसेंट्रलाइज जो चीज हो रही है, तो वो पीयर टू पीयर हो जाएगी। तो आपने अगर एम्बुलेंस को बुलाया वहां पे, तो वो ओला की तरह वो आपके लिए आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे कर करके बहुत सारे सोल्यूशन हो रहे हैं। तो अभी जो दुबई में ये हुआ है, एक्सपो जो हुआ है क्रिप्टो का, तो उसमें बहुत सारे सोल्यूशंस अभी अगर आप देखोगे, तो उसके बारे में आप गूगल में पढ़ सकते हो। तो वो उसमें आप समझोगे तो बहुत सारी नई नई इनोवेशन है, जिनके बारे में आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में क्रिप्टो से क्या क्या होने वाला है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मतलब मैं अभी आपको बहुत ज्यादा चीजें आज के लेक्चर में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए, चाहे हॉस्पिटल सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, हर चीज आने वाले टाइम में क्रिप्टो ब्लॉकचेन को यूज करने वाली है। ठीक है। तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और फ्यूचर ब्राइट है इसी वजह से एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए बिजनेस, एज ए मतलब हर तरीके से क्रिप्टो को आपको अपनाना ही चाहिए। तो अब लास्ट, मतलब ये सारी चीजें बताने के बाद अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आप बस ये समझ लीजिए कि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। और उसका सिंपल मतलब ये है कि अब हम कोई भी चीज को पीयर टू पीयर ट्रांसफर कर सकते हैं, उस पर यूज केस बना सकते हैं। ठीक है। और उसको किसी भी तरीके के बिजनेस में हम लिंक कर सकते हैं। और कोई भी चीज जो बिजनेस के अंदर होती है, चाहे आपकी सैलरी हो, चाहे आपका डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम हो, तो वो सारा क्रिप्टिक फॉर्म में अब यूज हो सकता है। तो क्रिप्टो में एक करेंसी है, एक क्रिप्टिक और भी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है। जैसे एनएफटी एक चीज है, मेटावर्स एक चीज है। ठीक है। जैसे मतलब हम डाओ, जैसे आज सुरेश जी ने बताया था, तो उसके अंदर हम पूरा डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन हम बनाए रखते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से होती हैं। ब्राउजर है। तो ये ऐसे करके क्या होता है, ये एक कंप्लीट एक सोल्यूशन बनता है किसी भी बिजनेस के लिए। जहां तक रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप प्रॉपर तरीके से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पकड़ोगे आज के टाइम में, कुछ स्मॉल कैप्स, कुछ मिड कैप्स, कुछ लार्ज कैप, और उन पे लगातार धीरे धीरे उन पे नजर रखते रहोगे, उन पे इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, तो आप एक टाइम पे ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। फिर चीजें ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में दो चीजें हैं, टेक्निकल ट्रेडिंग, फंडामेंटल ट्रेडिंग, जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे आप टेक्निकली पैसे कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, कैसे आप लॉन्ग टर्म में पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप फंडामेंटल आप नजर रखना है, कहाँ पे आपको नजर रखनी है, किस न्यूज पे आपको नजर रखनी है। ठीक है। किस किस चीज से फर्क पड़ता है, क्रिप्टो के प्राइस घटते बढ़ते हैं। ठीक है। ये सब चीजों पे आपको जानकारी मिलेगी। फिर चीज है क्रिप्टो माइनिंग, माइनिंग के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। तो ऐसे करके आप बस ये समझ लीजिए कि अगर आप धीरे धीरे अब ये लेक्चर्स लेते रहेंगे, आने वाले टाइम में समझते रहेंगे, तो आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा।
ठीक है, क्रिप्टो की प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे, वो तो खबरें आती रहेंगी, जाते रहेंगे, टेक्निकली भी ऊपर नीचे होते रहेंगे, लोग खरीदेंगे, सेल करेंगे, वो सब हर मार्केट में होता है, वो ऐसा नहीं होता कि। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप चीजों को देखोगे, अब चाहे बिटकॉइन कितना भी गिरा हो, लेकिन अगर आप पिछले आप 1-1.5 साल में देखोगे तो वो 4-5 गुना ऑलरेडी ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी चीज होगी वो लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ेगी। गोल्ड का प्राइस भी चाहे कुछ भी हो, चाहे पिछले 1 साल में गोल्ड का प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ा है 1-1.5 साल में, लेकिन अगर आप उसको देखोगे आज से 5 साल पहले, तो गोल्ड का प्राइस बहुत हाई है। प्रॉपर्टी के प्राइस 4-5 साल बिल्कुल नहीं बढ़े थे बीच में, अब बढ़े हैं पिछले 1 साल से। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले से आप कंपेयर करोगे तो वो हमेशा हाई होते हैं। तो ऐसे कोई भी जो चीज होती है वो शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन अगर उन चीज में मतलब आप समझो कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू बढ़नी है। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दीपक जी ने जैसे आज फाइनेंशियल एजुकेशन पे लेक्चर लिया, और टेक्निकल लेक्चर तो हम डेली ले ही रहे थे, और मेरा लेक्चर थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अधूरा रह गया, बाकी ज्यादा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर एक तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का, जिसमें किस तरह से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते हो, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, एक ऑनर दूसरे ऑनर पे ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद ERC-20 टोकन कैसे क्रिएट करते हो, प्रैक्टिकली वो टोकन में क्रिएट करके, डेप्लॉय करके, ट्रांजेक्शन परफॉर्म करके, ब्लॉकचेन पे कैसे ट्रांजेक्शन होती है, कितना गैस फी डिडक्ट हो रही है, वो सारी मैं आपको 10 से 15 मिनट में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो थर्सडे को होगा, सॉरी मंडे को होगा। थर्सडे आ जाए तो, क्योंकि मंडे एंड थर्सडे हमारे दो होते हैं केवल लेक्चर। सो आप हमारे साथ बने रहिए, और इसी के साथ साथ अब मैं आगे आप लोगों से कुछ रिव्यूज लेना चाहूंगा। कोई भी अगर यहाँ पे रिव्यू देना चाहता है तो सबसे पहले अपना हैंड रेज करें हमारे इस एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनिशिएट करें, हैंड रेज करें, और मैं आपको अनम्यूट करूंगा, और रिव्यूज दें कि आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम। फिर मुझे नाम कॉल करने पड़ेंगे अगर आप हैंड रेज नहीं करेंगे। VP सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। VP सिंह सर, वेलकम इन आवर एजुकेशनल प्रोग्राम, एंड काइंडली शेयर योर ब्यूटीफुल रिव्यूज। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नमस्कार सुरेश जी और दीपक जी। नमस्कार मैं तो सर। पहली बार ये सेशन अटेंड किया, अब डेली आऊंगा। और मुझे थैंक यू, टेक्निकल थैंक यू। वाला तो उतना समझ में नहीं आया, मैं फौजी आदमी हूँ। लेकिन दीपक जी वाला हमको बड़ा स्वादिष्ट लग रहा था, क्योंकि हम इसी तरह के लेक्चर को अभी तक सुनते हैं। तो आपका वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, वो बार बार सुनना पड़ेगा। मतलब दीपक जी का मिस कर जाएगा तो वो दोबारा पकड़ा जाएगा, लेकिन आपका वाला बार बार सुनने के बाद भी नहीं पकड़ाएगा। इसलिए बड़ा ध्यान से आपका सेशन और रिकॉर्डेड वीडियो और आपका सब्सक्राइब बन के और बार बार सुनना होगा। मैं देख रहा था सुरेश कुदारा ब्रांड के नाम से आपका वो चैनल, उसमें देखा 2 लेक्चर छूटा है, उसको आपने होमवर्क दे दिया। मैं अब रात में उसको 2-3 घंटा उसी को मंथन करूंगा। शायद वो दोनों सुन लिए होते तो आज तीसरा लेक्चर भी समझ में आता, लेकिन वो दोनों मिस कर बिल्कुल गया। सर। आपका इंटरकनेक्टेड है, अगर आपका हर पाठ पढ़ा जाए तब जाके पकड़ाएगा, नहीं तो पहला सेशन छूट गया तो फिर दूसरा सेशन में डिफिकल्टी होगा। तो मुझे आज आप जो बताए उसमें पकड़ा नहीं रहा था। एक तो ऐसा ऐसा टेक्निकल वर्ड था डिफिकल्ट, जो हम पहली ही बार सुन रहे थे। लेकिन दीपक जी का सेशन जो था वो इजीली समझ में आ रहा था, इसलिए कि उसी तरह का स्वादिष्ट पिछले 20 वर्ष से लिए जा रहा है। तो आपका वाला जो है ना वो सेशन, वो थोड़ा सा मतलब एक फौजी आदमी होने के नाते, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, बट इट वाज वेरी नॉलेजेबल। जिन लोगों के काम आने वाला चीज है वो, या समझ में जिनको आ रहा होगा, उनके लिए तो वो अमृत है। लेकिन वो हर आदमी को सीखना ही पड़ेगा। इसलिए पीछे का आपका जो YouTube पे जो है वो बार बार सुन के तब आगे बढ़ना होगा, वरना नर्सरी का क्लास किए बगैर सीधे अगर हम चौथे स्टैंडर्ड 5वें स्टैंडर्ड का सेशन सुनेंगे तो वो छूट जाएगा। इसलिए आप पीछे का सेशन आपका रिपीट करके और तब फिर कल से आएंगे आपके क्लास में, तब पकड़ाएगा। योर लेक्चर वाज वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपके लिए डिफिकल्टी तो कहीं है ही नहीं, वो तो मुझे पता है। बाकी एजुकेशन में हम जो लेने जा रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में हमारी कोशिश है कि हम सबको थोड़ा सा टेक्निकली हम इतनी टर्मिनोलॉजी सिखा दें ताकि अगर वो कल को कोई भी बिजनेस करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा कंसर्न यही है।
और इसके साथ साथ हमारे और भी, जैसा कि एज प्रॉमिस आज हमने स्टार्ट किया फाइनेंशियल एजुकेशन, इसके साथ साथ हम और भी एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। फॉरेक्स एजुकेशन भी हमारे यहाँ बहुत जल्दी आने वाली है, और इंटरनेशनल एकेडमी से भी हम कनेक्ट हो रहे हैं, जैसा कि वीपी सिंह सर के साथ भी हम एक इंटरनेशनल एकेडमी से जुड़ चुके हैं, जिनका आज हमने इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड किया। सो लेटर ऑन ये हमारा 365 डेज का एजेंडा है। दिस इज ओनली 4th डे। तो 365 डेज में डेफिनेटली हम बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारा नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और भी यहाँ पे कोई है अपने रिव्यूज दे सकता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है अपना यहाँ पे रिव्यू देने के लिए, अदरवाइज मुझे नाम कॉल करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे जयपुर से सीएल सर, हमारे मित्र हैं। सीएल सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव्स योर रिव्यूज। उसके बाद हम 2 से 3 मिनट में सेशन को वाइंड अप। वेलकम सीएल सर। नमस्ते सर, सुरेश जी। नमस्कार सर। सर, आज की जो मीटिंग थी उसमें आपने जो टेक्निकल पैरामीटर लिया, बहुत बेहतरीन अंदाज से स्टार्ट किया, और आपने जो चीजें बताई, नॉट मतलब केवल आदमी के लिए जरूरी नहीं है ये, मतलब फ्यूचर जैसे प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर करना है, और जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो फ्यूचर में मतलब जो क्रिप्टो के अंदर जो किस तरीके से हम टेक्निकल रूप से हम कर पाएंगे, ये बहुत ज्यादा जो सॉफ्टवेयर के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, और पूरी मैं ये कह रहा हूँ दिनचर्या हो जाएगी हमारी फ्यूचर में, देखते हैं तो बहुत अच्छा लगा। और अभी जो दीपक जी, उन्होंने एक फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया, और अक्सर एजुकेशन सिस्टम तो हमारा ऐसा है, मैं एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हूँ भाई साहब, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारा जो ढांचा है, यहाँ पर केवल नौकरी के बारे में बताया जाता है, और नौकरी कैसे करनी है, किस नौकरी के लिए, लेकिन एक बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन जो फ्री के अंदर नहीं होती। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने पुत्रों को पुत्रियों को पैसे देकर बहुत बड़े, और फिर भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है, मोटिवेशन सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ तो आपने दीपक भाई साहब ने